नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लिटरेरी थिंग्स पर। आज हम जॉन ड्राइडन की एक बहुत ही दिलचस्प व्यंग्यात्मक कविता शैडवेल को गहराई से समझने वाले हैं। अच्छा, एक और खास बात, ये कविता कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के BA पार्ट 1 के इंग्लिश सिलेबस का एक अहम हिस्सा भी है। तो आज का ये विश्लेषण वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही मददगार होने वाला है। तो इस कविता को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इस पूरे विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम कवि जॉन ड्राइडन के बारे में जानेंगे, फिर बकवास के राजा की कहानी में चलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एक उत्तराधिकारी को कैसे ढूंढा जाता है, फिर जानेंगे कि आखिर शैडवेल ही क्यों चुना गया, और आखिर में इस पूरे व्यंग्य का जो दिल है, जो उसका असली मतलब है, उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से और सबसे पहले मिलते हैं इस शानदार कविता को लिखने वाले जॉन ड्राइडन से। तो जॉन ड्राइडन, जिनका जन्म 1631 में हुआ था, 14 बच्चों में सबसे बड़े थे। सोचिए, 1650 में उन्होंने कैम्ब्रिज के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया और उनकी पहली बड़ी रचना 1658 में आई। बाद में उन्हें पोएट लॉरिएट और रॉयल हिस्टोरियोग्राफर जैसे बहुत बड़े पद भी मिले। इन पदों पर रहते हुए वो उस दौर की साहित्यिक और राजनीतिक दुनिया के बिल्कुल सेंटर में थे, और इसी ने उनके व्यंग को और भी तीखा बनाया। चलिए अब कविता की दुनिया में चलते हैं और कहानी की स्टेज को समझते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ड्राइडन ने इस बकवास के राजा की कहानी का इस्तेमाल अपने एक असली साहित्यिक दुश्मन थॉमस शैडवेल पर निशाना साधने के लिए किया था। कविता की शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से होती है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। सभी इंसान नश्वर हैं, मतलब मौत तो सबको आनी है, चाहे वो राजा हो या फकीर। और ये नियम मैक फ्लेक्नो पर भी लागू होता है, जो बकवास के साम्राज्य के सम्राट हैं। ये किरदार और उसका अजीब साम्राज्य ही इस पूरे व्यंग की नींव है। असल में मैक फ्लेक्नो पुरानी पीढ़ी के उन कवियों को दिखाते हैं जिन्हें ड्राइडन कुछ खास पसंद नहीं करते थे। तो जैसे जैसे वक्त बीता, राजा बूढ़े हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि भाई अब अपनी गद्दी के लिए एक वारिस चुनना ही होगा, और यहीं से कविता की असली कहानी शुरू होती है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा हिस्सा, उत्तराधिकारी की खोज। और जैसा कि आप सोच ही सकते हैं, ये कोई आम शाही चुनाव नहीं होने वाला था। राजा खुद से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछते हैं, बुद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है। ये एक सवाल ही उनके साम्राज्य के उल्टे-पुल्टे मूल्यों को दिखा देता है। राजा का मकसद बिल्कुल साफ था। उन्हें एक ऐसा वारिस चाहिए था जो कॉमन सेंस और तर्क के खिलाफ कभी ना खत्म होने वाली जंग छेड़ सके। सीधे सीधे कहें तो जो सबसे बड़ा मूर्ख हो वही इस गद्दी के लायक था। और आखिरकार राजा की ये अनोखी तलाश पूरी होती है। अब आता है हमारा चौथा भाग, शैडवेल, वो जिसे चुना गया। राजा अपने बेटे शैडवेल को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। वजह, क्योंकि शैडवेल कोरी बेवकूफ़ी में सबसे ज्यादा अपने पिता जैसा है। यहीं पर ड्राइडन का असली व्यंग सामने आता है। थॉमस शैडवेल एक असली लेखक थे जिनसे ड्राइडन की बिल्कुल नहीं बनती थी। इस कविता के जरिए ड्राइडन कह रहे हैं कि शैडवेल की कविताएं और नाटक इतने बेतुके हैं कि वो बकवास के साम्राज्य का राजा बनने के ही लायक हैं। जरा ये तुलना देखिए, राजा के जो दूसरे बच्चे हैं उनमें शायद थोड़ी बहुत समझदारी की झलक मिल भी जाए, लेकिन शैडवेल, वो तो अपनी मूर्खता में एकदम पक्का है। ये तुलना साफ कर देती है कि बकवास की गद्दी के लिए शैडवेल से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता था। चलिए अब इस कविता के 5वें और आखिरी हिस्से में चलते हैं और ड्राइडन के व्यंग्य के कला को और करीब से समझते हैं, मतलब व्यंग्य का असली मर्म क्या है। ड्राइडन शैडवेल की बेवकूफ़ी को बताने के लिए एक बहुत ही दमदार रूपक का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि शैडवेल की मूर्खता एक घने कोहरे की तरह है जिसे दिन की रोशनी भी पार नहीं कर सकती। कवि ये भी कहते हैं कि शैडवेल का जो बड़ा सा मोटा शरीर है वो लोगों का ध्यान खींचेगा, जिससे ऐसा लगेगा कि वो तो बना ही है राज करने के लिए। मतलब उसकी शारीरिक बनावट का भी मजाक उड़ाया गया है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार तुलना है। फ्लेक्नो शैडवेल के शरीर की तुलना एक बड़े से ओक के पेड़ से करते हैं। ये पेड़ बहुत बड़ा है, दूर तक फैला है, लेकिन कोई फल नहीं देता, बस छाया देता है, मतलब किसी काम का नहीं है। बिल्कुल वैसे ही ड्राइडन के हिसाब से शैडवेल भी दिखने में तो भारी भरकम है, पर है एकदम बेकार, जो सिर्फ बकवास की छाया फैलाता है।
इस व्यंग्य को और गहरा करते हुए ड्राइडन कहते हैं कि उस जमाने के दूसरे बेवकूफ लेखक जैसे हेवुड और शर्ली, वो तो शैडवेल की महान मूर्खता के सामने बस परछाई जैसे थे। इस तरह ड्राइडन शैडवेल को मूर्खों का राजा साबित कर देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है, वो क्या चीज़ है जो मजाक या उपहास को तलवार से भी ज्यादा ताकतवर हथियार बना देती है? ड्राइडन ने अपने दुश्मन शेडवेल पर हमला करने के लिए कलम का इस्तेमाल किया, और ये कविता आज भी इस बात का सबूत है कि शब्दों का व्यंग कितना गहरा और लंबे समय तक असर कर सकता है। ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर के और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।